हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली जो है हमारा आपका 7th क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और इसी में हम लोग चैप्टर नंबर 9 को पढ़ेंगे। रेगिस्तान में जीवन कैसा होता है इसके विषय में गौर करेंगे। तो पिछले चैप्टर में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है कि उष्णकटिबंधीय वन क्या होते हैं, वर्षा वन क्या होते हैं, सदाबहार वन क्या होते हैं, शीतोष्ण वन क्या होते हैं, उसमें कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ लीजिए। नहीं तो जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है रेगिस्तान में जीवन, आज इसको पढ़ेंगे और मरुस्थल की, आपका डेजर्ट की लाइफ कैसी होती है, थोड़ा उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दें आप सभी। और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 9 देख रहे हैं और रेगिस्तान में जीवन हमारा चैप्टर है। ठीक है। अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे और पशुओं के लिए जीवन जल आवश्यक है और पीने के लिए जल ना हो तो मवेशी चरने के लिए घास, फल इत्यादि संसाधन नहीं होंगे और ऐसा किसी भी जीव के लिए कठिन होना तय होगा। अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो हमारे लिए बड़ी समस्या ये हो जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले आप हमारे लिए जल के महत्व को समझिए कि बेसिकली जल का महत्व है क्या। ठीक। तो मैंने आपको कहा था कि हमारे लिए दो ऐसे फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा वैरी करते हैं। एक है हमारा वायु और एक है जल। ये वायु के बिना हम 5 मिनट से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। मैक्सिमम 2 या 3 मिनट, या फिर खिंच भी गया तो 5 मिनट। अगर ऑक्सीजन समाप्त हो जाए तो 5 मिनट से ज्यादा हम नहीं जी पाएंगे और जल समाप्त हो जाए तो हम 2 दिन से ऊपर नहीं बच पाएंगे। यानी कि जल और वायु की हमारे जीवन में क्या वैल्यू है, क्या महत्व रखते हैं, इसको हमसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता इस पूरे विश्व में। देखिए, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतु, पादप, जितने भी आपके कीड़े मकोड़े हैं, किसी न किसी रूप में उनको इस ऑक्सीजन की, उन्हें सांस श्वसन क्रिया करने की आवश्यकता है। और वो किस माध्यम से करें, किन गैसों को लेते हैं, ये सब डिपेंड होना है। तो इन पर हम लोग बात भी करेंगे। कह रहे हैं हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं। कैसे कर चुके हैं? उन जगह को देखेंगे जहां पर हाई टेम्परेचर रहता है और लोग हाई टेम्परेचर में रहते हैं। क्या बताइए, भारत का ऐसा कौन सा जगह है जहां पर तापमान बहुत ज्यादा रहता है? चलिए, कौन बच्चा बताएगा? कि अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि जो हमारा रेगिस्तान है, थार का जो मरुस्थल है, राजस्थान बेसिकली, तो राजस्थान का जो टेम्परेचर है वो वहाँ बहुत ज्यादा रहता है। जबकि जीरो के पास वाला क्षेत्र कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप वाला क्षेत्र होना चाहिए भाई, क्योंकि वो 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास है और रेगिस्तान तो ऊपर पहुंचता है, 23.5 के ऊपर है, तो वहां टेम्परेचर कम मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपका खास कर से, और हमने देखा था कि जो आपका जल है वो देर में गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, और लैंड आपका जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। उसमें भी आपका रेत की प्रॉपर्टी है कि वो रेत हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, यानी कि अवशोषण करता है और बहुत जल्दी उस अपनी हीट को छोड़ देता है। अब कोई चीज हीट को स्टोर करेगी तो ऑब्वियस है कि टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? और इसमें अगर लगता है कुछ और पूछना है, कुछ कह रही है तो पूछिए मुझसे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इसी में आगे आपके साथ। आगे देखिए, इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे। कह रहे हमारे यहाँ तो कुछ स्थान में इतना गर्म है जैसे आग जल रही हो मानो, और कुछ जगह इतना ठंडा है कि मानो बिल्कुल बर्फ है फ्रिज की। जैसे आप सियाचिन ग्लेशियर देखिए, बस्तोरा ग्लेशियर देखिए, आप कराकोरम देखिए, अब लद्दाख देखिए, अब जास्कर देखिए, श्रेणियां हैं, इनको देखिए। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस प्रकार से कितनी ठंड है। वहीं राजस्थान को देखिए, आप जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर को देखिए, कितना हीट ये अपने अंदर रिली समोते हैं। ठीक है। ठीक। कह रहे हैं कि ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं जहां सबसे कम वर्षा होती है और विरल वनस्पति, विरल का मतलब होता है हल्की, यहाँ क्या होगा, नागफनी जैसे, और चरम तापमान, हाई मात्रा का यहाँ टेम्परेचर आपको मिलेगा। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं।
आप यहाँ के टेम्परेचर को देखेंगे और स्टडी करते हैं तो क्लियरेंस हो जाएगा कि यहाँ का जो आप देख रहे हैं कि एक तो हीट बहुत ज्यादा है और वर्षा कम है, तो कम है तो वनस्पति वेजिटेशन भी कम है। आप जानते हैं कि वेजिटेशन के लिए प्राइमरी फैक्टर है आपका रेनफॉल। दूसरा है टेम्परेचर वेरिएशन, और टेम्परेचर भी हाई है, तो तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। देखिए होगा रेगिस्तान, अब डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, अगर कम है या ज्यादा। आप अटाकामा मरुस्थल देखिए, ठंडा मरुस्थल है, चिली में बनता है, क्लियर है। लेबाडोर की जलधारा बनाती है, ठंडा मरुस्थल है, शीत, वहां ठंड बहुत लगती है। आप थार देख लीजिए, सहारा देख लीजिए, गर्म है बिल्कुल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कह रहे जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है वहां लोग कृषि के लिए बस जाते हैं। कह रहे अगर किसी भी जगह उनको थोड़ा सा भी जल मिल जाए कृषि करने के लिए, लोग बस जाते हैं। अगर आपने हिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी 6th क्लास और 7th को, आपने देखा होगा जो आरंभिक मानव था उसने अपने प्रारंभिक निवास स्थान किस क्षेत्र में बनाए थे। तो आप कहेंगे सर आरंभिक मानव का जो निवास क्षेत्र था वो बेसिकली आपका गंगा नदी घाटी, आपका नर्मदा नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के आसपास के रीजन में ही मानव सभ्यता ने सबसे पहले बसावट और नगरीय काम शुरू किया। क्योंकि हमने क्या बताया, हमारे लिए क्या चीजें जरूरी हैं, दो, एक हमको चाहिए हवा और दूसरा चाहिए हमको जल। ये हमारे शरीर की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका नेसेसरी जरूरत है। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं रहता तो हमारा जीवन अस्तित्व जो है खतरे में है, ठीक। अब थोड़ा सा मैं आपको एक मरुस्थल का चित्र दिखाता हूं, थोड़ा इसको गौर करके देखिए। चलिए देख रहे हैं इस तरह से आपको मरुस्थल जो है बहुत सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। देख लिया आपने मरुस्थल। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार का मरुस्थल है, कहीं आपके बहुत ऊंचे रेत के आपके टीले भी आपको दिखाई देंगे और ये देखिए इस प्रकार का रेगिस्तान आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, देख रहे हैं क्या, मुझे बताइए कि यहाँ सघन वनस्पति है, किस प्रकार रेत के बड़े बड़े ऊंचे जो हैं टीले हमको यहाँ दिख रहे हैं। देख लिया, इन टीलों की स्थिति आपने देख ली। चलिए तो ये ऐसा रेत है। अब देखिए यहाँ नागफनी कैक्टस मिलता है, खजूर मिलता है, और जो झाड़ियां हैं यानी कि जो बहुत कम पानी में ग्रो कर सकती हैं, ऐसी ही वेजिटेशन यहाँ आपका हमको मिलती है, ठीक है। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं रेगिस्तान, और रेगिस्तान में भी कौन सा, सहारा। कह रहे हैं कि आप अगर इस रेगिस्तान को देखोगे बेटा कभी, देखिए ये विश्व का एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। पहली बात तो ये विश्व का सबसे बड़ा आपका क्या है, रेगिस्तान है, कौन सा, सहारा, और उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला है। सहारा के रेगिस्तान से पता लगाइए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कैसा, एक तो सबसे बड़ा, यह विश्व का रेगिस्तान सबसे बड़ा है, लगभग 8,54,000 वर्ग किलोमीटर में फैला। अब सोचिए कितना है, 8 लाख वर्ग किलोमीटर। अच्छा भारत का कितना था, 2 पॉइंट समथिंग था, 4 पॉइंट समथिंग था। चलिए खोजिएगा, मैंने आपको बताया था कि भारत का कितना था, अब ये आपको खोजना है, ठीक। कह रहे हैं कि क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है, जबकि रेगिस्तान का 11 देशों से घिरा हुआ है। सहारा में कितना है, 11 देश, सहारा 11 देश के अंतर्गत आता है। कौन सा, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरतानिया, मोरक्को, नाइजर, उत्तरी सूडान, बेसिकली सूडान, उत्तरी सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा, ये इतने के अंतर्गत आता है। अब सबसे पहले हमको ये देश को आपका देखना चाहिए।
तो अभी हमने क्या देखा, अल्जीरिया, अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र हो गया, चाड हो गया, सूडान हो गया, नाइजर हो गया, माली हुआ, मॉरिटानिया हुआ और वेस्टर्न अफ्रीका हुआ। और अगर आप इसको देखेंगे स्पेशल, ये कहां तक इसकी सीमा है, ये देखिए इस तरह से आपका ये भूमध्य सागर है इसके ऊपर, और इससे ऊपर काला सागर। तो ये आपका क्षेत्र है जहां पर आपका फैला हुआ है। तो एक बार आप सभी बच्चे इनका नाम लिख लीजिए कि कहां पर सहारा मिलता है। तो देखना, ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप में है और कर्क रेखा इसके बीच से गुजर रही है। देख लिया आप लोगों ने? तो इतना हम इसमें देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। ये हम लोगों को 11 देश कायदे में लिख लेने चाहिए, ताकि अगर हमसे पूछा जाए, पता किया जाए तो कहाँ है, ये हम लिख लें। क्या रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत रेत का दृश्य उभरता होगा? बिल्कुल, ये प्राइमरी है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई दृश्य देखते तो हमारे मन में क्या आता है, यार ये सारा रेत रेत है, तो शायद मतलब सबसे ज्यादा रेगिस्तान का मतलब हमारे मस्तिष्क में बिछा हुआ रेत, ऊंचे टीले, जहाड़ी, इस तरह से हमारे मस्तिष्क में प्राइमरी जो इमेज है वो बनती है रेगिस्तान की। ठीक है यहां तक? मरुस्थल बालू की विशालतय परतों से ढका हुआ है, वरना वहीं बजरी के मैदान, नंगी चट्टाने, सतह वाले उठित पठार भी पाए जाते हैं। अब देखिए, इस तरह से भी आपको देखने के मिलेंगे। और आप जानते हैं कि ये अपर्दन होता है, और इसको वायु के अपर्दन से, अगर किसी रेगिस्तान में किसी को पहाड़ को काटा जाता है तो उसके द्वारा अपर्दन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं छतरी नुमा जानते हैं, कहीं सीढ़ी नुमा जानते हैं, कहीं जाली नुमा जानते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं जिनको हम लोग अपनी बड़ी कक्षाओं में और 11वीं क्लास में इनको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। कह रहे हैं कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिल जाती है। अब है जलवायु, क्लाइमेटोलॉजी। बेसिकली कह रहे हैं सारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। कैसी है? एक तो हॉट है, गर्म है और ड्राई है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल की होती है, यानी कि जो वर्षा होगी वो बहुत कम समय के लिए होती है। कैसी होती है? बहुत अल्पकाल की। यह आकाश बादल रहित एवं निर्मल होती है। आकाश में कैसे होते हैं? बादल होते हैं और बहुत निर्मल होते हैं, और उस तरह के ये हमको रहित आपको दिखाई देते हैं। यह नमी संचय की अपेक्षा तेजी से वाष्पीकृत हो जाते हैं, यानी कि इनमें आपका पानी को या नमी को धारण करने की क्षमता आपका इसमें नहीं होती। अविश्वसनीय रूप से गर्म होता है, यानी कि जितना आपने एक्सपेक्टेड नहीं किया होगा इतना वहां आपको गर्म देखने के लिए मिलता है। दिन के समय का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर पहुंच जाता है। आप सोच के देखिए, 50 डिग्री टेम्परेचर, सोच रहे हैं आप कितने गर्मी होगी? आप लोग 27 डिग्री में ही हाहाकार मचा देते हैं, ठीक है? और जिस दिन गलती से 30 पहुंच जाता है, आप घर के बाहर नहीं दिखते, और ये तो 50 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या कंडीशन होगी? क्या आपने सोचा है इस कंडीशंस के बारे में कि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच जाता है तो क्या उसकी वेजिटेशन पर, मानव जीवन पर, मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार के अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेंगे, और प्रभाव हैं तो हमारे जीवन पर उनका क्या असर है? इन सभी बातों को हम लोग अपने चैप्टर में गौर करके एक एक करके बड़े अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। क्लियर है? आप कह रहे हैं जिससे कि रेत एवं नंगी चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं, जिसके ताप का विकर्ण चारों ओर गर्म हो जाता है, रातें ठंडी हो जाती हैं, तापमान गिरकर हिमांक बिंदु से लगभग 0 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच जाता है। अब रात्रि में टेम्परेचर गिर जाता है। अब देखिए, सबसे बड़ी मजे की बात क्या है कि दिन में बहुत ज्यादा गर्म है
और रात कैसी है, बहुत ठंडी है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में आप अगर हीट पढ़ते हो, हीट बजट या बेसिकली हीट, तो आपको हीट की प्रॉपर्टी पढ़नी होगी, उसकी अवस्थाओं को देखना होगा, और किसी मेटल में, किसी तत्व में कोई हीट को कैसे अब्जॉर्ब कर सकता है, ये सारी चीजें आपको बड़े गौर करके देखनी होंगी। अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से गौर करके देखते हैं तो ही मान लीजिए कि आपको ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ आने वाला है। अगला देखिए, कह रहे कि तापमान गिरकर हिमवांक बिंदु पर पहुंचता है, लगभग 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब जहां 50 डिग्री था दिन में और रात में आपका 0 डिग्री हो गया, तो सोच के देखिए, क्या ऐसी जगह पर रहना आसान होगा? क्या यहाँ की जलवायु मानव अनुकूल है तो फिर मानव का सरवाइव क्या है, किस प्रकार से मानव सरवाइव करता है? चलिए, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी हो, किसी को कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वनस्पति जात प्राणी। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, यानी कि जो झाड़ होते हैं जिनमें कांटे नजर आते हैं, हरे हरे, आपने देखा होंगे। खजूर के पेड़ एक कोस के पाए जाते हैं, और कह रहे हैं कि कुछ स्थानों पर मरु उद्यान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। कहीं पर आपका जो डेजर्टिफिकेशन है, जहाँ पर डेजर्ट है, आपको खजूर के पेड़ मिलेंगे और वो हरे हरे आपको दिखाई देंगे। एग्जाम्पल के रूप में इसी इमेज को आप गौर करके एक बार फिर देखिए, कैसे हरे होते हैं, कैसे आप इनको देख सकते हैं। देखिए, चलिए, लोग सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु से भी विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं। कह रहे इतनी बड़ी कष्टकारी है कि 0 डिग्री पहुंच जाता है, या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, फिर भी लोग यहाँ निवास करते हैं, जो अपने विभिन्न विभिन्न क्रियाकलाप में भाग लेते हैं, और सबकी अलग अलग एक्टिविटीज हैं। इनमें से बुद्धोई और तुआरंग शामिल हैं। 2 जनजातियों के नाम बताए हैं जो बेसिकली यहाँ पर आपका ये जो है बच्चों पाई जाती है। ठीक है, बुद्धोई और तुआरंग। कह रहे हैं कि चलवासी जनजाति वाले बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े जैसे पशु पालते हैं। तो ये क्या है? इनके भेड़ बकरे पशु हैं। इन पशुओं में से लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से आपकी आपकी पेटी, जूते, पानी की बोतल या चमड़ा प्राप्त होता है, तथा पशुओं के बाल का उपयोग कटाई, आपका कालीन, कपड़े व कंबल बनाने के लिए किया जाता है। धूल भरी आंधियों में गर्म वायु से बचने के लिए लोग भारी वस्त्रों का पहनते हैं कि हीट उनकी बॉडी में ना जाए, धूल भरी आंधी उनको डिस्टर्ब ना करे, उनको इफेक्ट ना पहुंचाए। वहां के लोग इसलिए क्या पहनते हैं आपका बच्चों? ये पहनते हैं। आपने देखा होगा कि जो सऊदी अगर आप जाओगे तो वहां लोगों के पास क्या होगा? एक बहुत बड़ा उनकी यूनिफॉर्म जैसी होती है, अलहबीबी बोलते हैं ना, वो इस तरह से बांध के रखते हैं ताकि अगर धूल उड़े तो हमारे सर में, रेत में ना जाए, हमारी आंखों में ना जाए, हमारे सांस में ना जाए। तो सबका कल्चर और वहाँ का तौर तरीका, रहन सहन, ज्योग्राफी बहुत कुछ निर्धारित करती है। क्या करती है? ज्योग्राफी इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा निर्धारित, मतलब आपका डिसाइडिंग फैक्टर है बेसिकली। ये सोच लीजिए, क्या है वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। इन पशुओं ने लोगों को दूध मिलता है, इनकी खाल, पानी, ये सब देख चुके हैं किस किस के लिए ये लोग प्रयोग करते हैं। सारा में मरु उद्यान एवं मिस्र में नील घाटी में इसकी मदद करती है। अब कह रहे सहारा मरु उद्यान है, मिस्र में जो आपका नाइल रिवर की वैली है, वहां जल की उपलब्धता होने की वजह से खजूर के पेड़ लगाए जाते हैं। अब जहां जल आपका नहरों के माध्यम से या आपके नील नदी के माध्यम से वहां तक पहुंच जाता है, तो वहां इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो जाती है, सिंचाई की सुविधा। और सिंचाई की सुविधा अच्छी होने से सारी चीजें बड़ी आसान है। यह चावल, गेहूं, जो जैसी फसल भी उगाई जाती है। मिस्र उद्योग से जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
कह रहे जिस तरह से मिस्र की जो कपास है, कॉटन है, क्लियर है, मिस्र कॉटन बोलते हैं उसको, बड़ी ही कायरा आपका देखेंगे वहां बांध बने हुए हैं बहुत सारे, जो आपका कॉटन की खेती के लिए जो जल की उपलब्धता जो है वो सुनिश्चित कराते हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इन क्षेत्रों से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम शामिल है। और कह रहे हैं केवल हमें खजूर ही नहीं मिलता, हमसे बहुत सारे खनिज पदार्थ ऐसे हैं जो यहाँ पाए जाते हैं और हमको देखने के लिए मिलते हैं। इससे आगे बढ़ जाएं। कह रहे हैं सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदें, ऊंची कांच की खिड़की वाले भवन, ऊंटों का प्राचीन मार्ग स्थान आपके सुपर महामार्गों में बन गए हैं। नमक पर ऊंट से ट्रक बना, ट्रैक, ऊंट का स्थान आपका ट्रक ले रहे हैं। तोआरा के लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। जो जनजाति केवल ऐसी जीती थी, खाना बदोश थी और आपका पशु पालती थी, आज वो आपका पर्यटक के क्या हैं, गाइडर हैं, गाइडेंस कराते हैं उनको। आज एक अनेक चलवासी जातियों के लोग जीवन की ओर जा रहे हैं, तेल और गैस के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि ये सब चीजें थोड़े से आपका अब बदल रही हैं। तो ये हमने एक सहारा का कंपैरिजन इसके अंतर्गत आपका किया ताकि आप लोग समझ पाएं कि सहारा कैसी कंडीशन में था, कैसे लोग वहां रहते थे, क्या चीजें हैं। थोड़ा सा आप इनको अच्छे से देख लें कि सहारा बेसिकली था क्या। कहें कि जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व आपके बृहद हिमालय का के में स्थित लद्दाख रेगिस्तान, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में जास्कर स्थित है। अभी मैं इनकी बात कर रहा था। हिमाचल, जम्मू कश्मीर का जो आपका वाह्य हिमालय है, जिसको हम आपका ट्रांस हिमालय भी कहते हैं। आप लद्दाख को देखिए, बड़ा ठंडा है वहाँ, ठंडा रेगिस्तान है। कह रहे हैं कि उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी, दक्षिण में आपका जास्कर पर्वत, लद्दाख से होकर नदी, इसमें सिंधु नदी प्रमुख हैं। ये नदियां गहरी घाटियों, महाखंड, गॉर्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक महानदी हैं, जैसे आपका ग्रैमी हिम नदी। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। लद्दाख ऊंचाई कारगिल लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर तक पाई जाती है। हाइट बताइए कि ये कितनी हाइट पर आपका कारगिल क्षेत्र है, और आप इस कारगिल क्षेत्र को देखते हैं कि इसकी हाइट कितनी है। और अधिक ऊंचाई होने के कारण जलवायु शीत एवं शुष्क है। कैसी है आपका? शीत यानी कि ठंडी है, शुष्क है बहुत ज्यादा, और इसी ऊंचाई पर पतली परत होती है जिससे सूर्य को अधिक गर्मी और तीव्रता महसूस होती है। यही कारण है कि सब कुछ अधिक आपको यहाँ दिखाई देगा। ग्रीष्म ऋतु के दिन में लगभग एक दिन का 0 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान यहाँ आपको देखने के लिए मिला, कम जाता है, 0 से भी नीचे जाता है। और रात में यहाँ टेम्परेचर -30 डिग्री से नीचे चला जाता है। अब सोचिए, रेगिस्तान में कितना था? मैक्सिमम 50, मिनिमम 0, यहाँ मिनिमम 0 और मैक्सिमम -30। तो शीत में यह है बर्फ ठंडा हो जाता है, लगभग हर समय 4 डिग्री नीचे रहता है, यानी कि -4 रहेगा। क्योंकि यह हिमालय में छायावृष्टि क्षेत्र में स्थित है। छायावृष्टि मतलब जहां पर बारिश आपके किसी पर्वतीय क्षेत्र पर, देखिए छायावृष्टि क्या होती है, ये मान ली हिमालय रीजन है, इस क्षेत्र में वर्षा हो जाए और यहाँ पर वर्षा ना हो, इस क्षेत्र को बोल देते हैं आपका वष्टि छाया प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रहेगा। और ये है, यहाँ वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। ये देखिए, ये तो कर रहा है, ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये कराकोरम है, ये लद्दाख है, और नीचे जास्कर श्रेणी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देख लीजिए आप इनको, और हो सके तो बना भी लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ दर्रे हैं, उन दर्रों को भी हम लोग आपका गौर करके देखेंगे।
आप लद्दाख को देखिए, कारगिल को इसमें देख लीजिए, और आपका श्योक नदी को देख लीजिए, ठीक, सिंधु नदी को इसमें अच्छे से देखिए, सिंधु नदी, श्योक नदी सभी आपको दिखाई देंगी। और हिमाचल प्रदेश, जम्मू और ऊपर का जो भाग है ये ट्रांस हिमालय का भाग है, और जम्मू कश्मीर में से आपका जोड़ जिला से ऊपर वाला जहां पाकिस्तान में आपका सिंधु नदी बहरी को और लिखा है इंडस, यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक आपका नामचा बरवा से नंगा पर्वत तक आपको हिमालय का एक्सटेंशन आपको देखने के लिए इसमें बड़े अच्छे मात्रा में आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो आप इसको देख लीजिए, बात कर लीजिए और समझ लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी रहती है आप मुझसे पूछिए। चलिए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज का इस लेक्चर में हम लोग इतना ही। मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप इसको घर जाके पढ़िए, रिवीजन करिए। कोई डाउट, क्वेरी मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछिए। धन्यवाद।